नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। एक छोटा सा वृत्तांत मैं आज के इस सेशन में लेकर के आया हूँ और ये वृत्तांत हमारे उन बच्चों के लिए है जो छोटी छोटी माँ बाप की, गुरुजनों की रोक टोक पर अक्सर परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ये वृत्तांत मुझे उस समय सुनाया गया था जब मैं भी लगभग 12-13 वर्ष का था और किसी कार्यक्रम के अंदर था। और आज एक पुरानी डायरी मुझे मिली और वो वृत्तांत उस डायरी में मुझे लिखा हुआ मिला। क्योंकि आज की जो बच्चों की पीढ़ी है वो काफ़ी अग्रेसिव है और जो आजकल के बच्चे हैं वो किसी प्रकार की रोक टोक अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते। यदि माँ बाप और गुरुजन उनको किसी बात के लिए रोकते टोकते हैं तो उनको लगता है कि हमारे साथ किसी प्रकार का हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो मेरा अभिभावकजनों से भी अनुरोध है, अगर बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वृत्तांत को एक बार ज़रूर सुनना। क्योंकि जो रोक टोक आपको जीवन के अंदर मिल रही है असल में वही आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगी। ये वृत्तांत भी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले उस बच्चे का है जिसका नाम राम था। सामान्य से परिवार का बच्चा था। घर से स्कूल जाता है। स्कूल के अंदर किसी बात के लिए या तो टीचर डांट देता है या छोटी बहुत थोड़ी बहुत डोज उसको स्कूल के अंदर मिल जाती है। घर पर आता है और अपना बस्ता फेंक करके वो अपने मकान की छत के ऊपर चला जाता है। माँ उसको आवाज़ लगाती है क्योंकि बेटा अभी स्कूल से आया कि बेटा राम, आज बसंत पंचमी का दिन है, मैंने तेरे लिए दूध केसर डाल करके दूध बनाया है और तेरे लिए ब्रेड पकोड़ा बनाया है। तो पहले केसर वाला दूध और ब्रेड पकोड़ा खा ले, उसके बाद तू अपनी पढ़ाई कर लेना। लेकिन ये बात सुन करके बच्चा और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और मकान की छत के ऊपर जा कर के बैठ जाता है। और छत पर बैठने के बाद वो देखता है कि आस पास जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, बसंत पंचमी के दिन अपने घरों के ऊपर पतंग उड़ा रहे थे। और पतंग को उड़ाते उड़ाते वो कई चीज़ों को नोट करता है और अपने जीवन के साथ घटने वाली घटनाओं के साथ जोड़ता है। उधर से माँ बार बार बच्चे को आवाज़ लगा रही है कि बेटा राम, कुछ खा ले, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। लेकिन बच्चा माँ की उस बात को अनसुनी कर देता है और उसको माँ की वो बातें अनावश्यक लगती है। लेकिन बच्चा बड़ा मस्त है कि वो लोगों को पतंग उड़ाते हुए देखता है और एक बात को नोट करता है कि पतंग उड़ाने वाला जब डोर को छोड़ देता है तो पतंग ऊंचाइयों तक जाती है, और जब पतंग उड़ाने वाला उस डोर को खींचता है तो पतंग नीचे की तरफ आ जाती है। तो वो उसके मस्तिष्क के अंदर विचार चलता है कि शायद ये पतंग स्वच्छंद होकर के आकाश को चूम लेना चाहती है, लेकिन जो ये डोर बीच में है ये इसको रोके हुए है। ठीक उसी प्रकार से वो अपने जीवन की घटनाओं को भी अपने मस्तिष्क के अंदर जोड़ता है कि हमें रोका टोका जाता है। जब मेरा मन करता है कि मैं खेलूं तब मेरे हाथों में माता पिता मुझे किताब थमा देते हैं, और जब मेरा पढ़ने का मन होता है तो माँ बाप कहते कि अब खेलने का टाइम है, तुम जा कर के खेलो। जब मेरा मन करता है कि मैं चाउमीन चाउमीन और मोमोज खाऊं तब मेरी माँ मेरे में दूध का गिलास और फ्रूट और सैलेड की प्लेट थमा देती है। तो ये इस प्रकार का मानसिक जो हलचल है उसके दिमाग के अंदर चलती है और उस पतंग की डोर के साथ अपनी उन सारी घटनाओं को जोड़ता है कि जो मेरा मन करता है मुझे वो करने नहीं दिया जाता। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से ये पतंग आकाश के अंदर ऊंचाइयों तक जाना चाहती है लेकिन इसकी डोर को जो थामे हुए है वो उसको रोक के रखे हुए है। और इसी प्रकार से लगातार उसके दिमाग के अंदर जो बच्चा था द्वंद्व चलता रहता है कि अगर हमें आज़ादी मिले तो निश्चित रूप से हम ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। कहते हैं कि उनके पिताजी भी छोटी मोटी कोई नौकरी करते थे। 5 बजे के बाद जब वो घर पर आते हैं और घर पर अपने बेटे राम को नहीं देखते तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि राम कहाँ है। तब उसकी पत्नी कहती है कि राम, तेरा राम छत के ऊपर बैठा है, जा कर के देख ले उसको। माँ बड़ी क्रोधित स्वभाव की लगती है। तो
पति उससे पूछता है कि तुम इतना क्रोध क्यों कर रही हो। तो वो कहते हैं कि तेरा बेटा जो है इतना हठी हो गया कि वो किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करता। मैंने आज बड़े चाव से उसके लिए केसर डाल करके दूध बनाया था और मैंने ब्रेड पकोड़े उसके लिए बनाए थे। उसने मुझे अनसुना कर दिया और इतनी आवाज़ लगाने के बावजूद भी वो नीचे नहीं आया, और जब से स्कूल से आया है वो छत के ऊपर बैठा है। लेकिन पिताजी जो है वो अपना धैर्य नहीं खोते। उसको लगता है कि कोई बात है जिसकी वजह से बच्चा परेशान है। वो अपने बेटे के पास जा कर के बैठता है। लेकिन जो बच्चा है वो पिता की उपस्थिति को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता, और वो उस पतंग उड़ाने वाले लोगों के हाथों की तरफ देखता रहता है कि जब पतंग की जो डोर है उसको छोड़ा जाता है तो पतंग ऊंचाइयों तक जा रही है, और जब उस पतंग की डोर को खींचा जाता है तो वो डोर के साथ पतंग भी नीचे की तरफ आ रहा है। उसके मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहा है कि अगर इस डोर को छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से ये पतंग आकाश में उड़ जाएगी। पिता बेटे से बात करना चाह रहा है, लेकिन बेटा कोई ज़्यादा जवाब पिता को नहीं देता, और ये बात करते करते पिता उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखो ये रेड कलर की पतंग कितनी ऊंचे जा रही है, वो ग्रीन कलर की पतंग नीचे आ रही है, लेकिन बेटे का हाथ पतंग उड़ाने वाले की डोर के ऊपर रहता है। तब बच्चा अनायास कह बैठता है कि पिताजी अगर इस डोर को छोड़ दिया जाए तो ये पतंग बादलों को चीरते हुए सबसे ऊपर आकाश में चली जाएगी। तो पिता समझ जाता है कि बेटे के दिमाग के अंदर कोई ना कोई बात चल रही है। तब बेटा के साथ पिता बहुत दोस्ती पूर्वक व्यवहार करता है, उसको कहता है कि हाँ शायद चली जाए। तब बेटा कहता है कि नहीं चली जाए ना, ये चली जाएगी पिताजी। तो पिता कुछ नहीं कहता और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बेटे कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं। वो अपने बेटे के पास से उठता है और पास की दुकान से 2 पतंग लेकर के आता है और 2 डोर के जो पैकेट था वो लेकर के आता है। एक पतंग कहता है कि बेटे ले, ये व्यवहारिक तौर पर ये भी देख लेते हैं कि अगर इस पतंग की डोर को छोड़ दिया जाए तो ये पतंग कितनी ऊंचाई तक जाएगी। बेटा खुश हो जाता है, कहता है कि एक पतंग डोर से बांध करके बेटे को दे दी जाती है और दूसरी डोर बांध करके पिता अपने हाथ के अंदर ले लेता है। दोनों पतंग उड़ाते हैं। दोनों पतंग आकाश की तरफ गगन को चूमती हुई ऊपर की तरफ जाती है। अब बेटा कहता देखना पिताजी अब मेरी पतंग कहाँ तक जाएगी, और कहते हैं कि ऐसा कह करके जो बेटा है वो उस पतंग की डोर को छोड़ देता है। पतंग कुछ देर के लिए सारी पतंगों से ऊपर जाती है और बच्चा बड़ा खुश होता है और अपने पिता को कहता है कि देखो पिताजी मेरी पतंग जो है सबसे ऊपर जा रही है। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात वो क्या देखता है कि वो पतंग लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर आ गिरती है, और तब पिता अपने बेटे को सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि बेटा अब देख आपकी पतंग कहाँ है। ये डोर ही थी जो इस पतंग को थामे हुई थी। जो तुझे अपने जीवन के अंदर बंदिशें लगती है वही असल में तेरी डोर है। माँ जब तेरे हाथ के अंदर दूध का गिलास थमाती है तो वो तेरी सेहत की परवाह करती है। जब माँ चाउमीन और बर्गर या मोमोज की जगह तेरे हाथ में फ्रूट और सैलेड की प्लेट पकड़ाती है तब वो माँ तेरी सेहत की परवाह करती है। जब पिता और तेरा गुरु तुझे छोटी छोटी गलतियों पर डांटता है तो वो परवाह करता है कि तू किसी गलत काम के अंदर फंस करके अपने जीवन को बर्बाद ना कर दे। असल में वो डांट, वो परवाह, ये वही पतंग की डोर है। तेरा जीवन उस पतंग की तरह है और तुझे डांटने वाले, तेरी परवाह करने वाले, चाहे वो तेरे माँ बाप हैं, चाहे वो तेरे टीचर्स हैं, वो उस डोर की तरह हैं जो तेरे कंट्रोल को अपने हाथ में लेकर के रखते हैं। तो बेटा समझ जाता है कि पिताजी शायद सही बात कहते हैं, और एक अच्छे तरीके से वो पिता अपने बच्चे को समझाता है कि ये अनुशासन रूपी डोर जिसमें डांट भी शामिल है, जिसमें हल्की फुल्की मारपीट भी शामिल है, जिसमें स्नेह और प्यार भी शामिल है, ये उस पतंग रूपी डोर के माध्यम से ही संभव हो पाता है कि तुम अपने जीवन के अंदर बुराइयों से बच करके अच्छाइयों को ग्रहण करके ऊंचाई तक जा सके। तो बच्चे के समझ में पिता की बात साफ साफ आती है।
लेकिन प्यारे अभिभावकों, प्यारे बच्चों, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, पहले परिवार के अंदर 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, किसी ना किसी का नंबर लग जाता था। लेकिन उस समय परिवेश कुछ अलग था, लेकिन अब परिवेश कुछ अलग है, क्योंकि अब परिवारों के अंदर बड़ी मुश्किल से 1 या 2 बच्चा होता है। अगर उसको डांट दिया जाए तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, कोई उदाहरण नहीं होता कि वो कैसे अपने आप को सांत्वना दे। क्योंकि पहले परिवार के अंदर 4-5 बच्चे होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। कब किसका नंबर लग जाए, आज अगर छोटे वाले का नंबर लगा है तो परसों को उससे बड़े वाले का, नेक्स्ट डे हो सकता है तीसरे का, चौथे का। इस प्रकार से कभी ताऊ की मार पड़ती थी, कभी चाचा की मार पड़ती थी, कभी दादा की मार पड़ती थी, कभी पिताजी की मार पड़ती थी, कभी मम्मी की मार पड़ती थी। तो इससे बच्चे आपस में भूल जाते थे कि आज मेरा नंबर आया है, कल मेरे छोटे भाई का नंबर आया था। तो इस उलझन में वो अपने आप को संभाल लेते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, आज के परिवेश के जो बच्चे हैं, उनके पास ऐसे विकल्प नहीं है। परिवारों के अंदर 1-1, 2-2 बच्चा बड़ी मुश्किल से है, और अगर उस बच्चे को डांटा जाता है तो वो जिद्दी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके रिश्ते में आने वाले कोई भी रिश्तेदार अगर किसी छोटी मोटी बात के ऊपर आपको डांटता है, कोई सलाह देता है, तो वो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता, बल्कि आपको उसी प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश करता है जिस प्रकार से उस पतंग को कंट्रोल करने के लिए एक डोर बंधी रहती है, और जिसको अपने हाथ में थाम करके रखता है। और उस पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति को इतना पता होता है कि मुझे कब इसको छोड़ना है, कब इसको खींचना है, और जिससे वो पतंग संतुलन बना करके आकाश की ऊंचाइयों तक बनी रहे। तो ठीक उसी प्रकार से आपके गुरुजन अगर स्कूल के अंदर आपको डांटते हैं, अगर आपके टीचर आपको किसी बात के लिए आपको छोटी मोटी कोई पनिशमेंट भी दे देते हैं, तो आपको उस चीज़ से हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि आपको जीवन में कोई रोकने और टोकने वाला है। क्योंकि जीवन में जिस व्यक्ति को कोई रोकने और टोकने वाला नहीं होता, निश्चित रूप से वो इस संसार का सबसे दुर्भाग्यशाली बच्चा होता है। जिसके जीवन में, जिसके परिवार में उसको गलतियों पर टोकने वाला कोई हो, तो निश्चित रूप से वो बच्चा सौभाग्यशाली होता है। तो प्यारे बच्चों, आपके जीवन के अंदर वो रोक टोक, वो माँ बाप की परवाह, वो परवरिश उस डोर की तरह है जो उस पतंग को आकाश के अंदर थामे रखती है। अगर वो डोर टूट गई, अगर आपको रोकने टोकने वाला अपने के जीवन में से चला गया, तो निश्चित रूप से हम सब का भी वही हाल होता है जो हाल उस छोड़ी गई डोर वाली पतंग का हुआ, जो कुछ देर तक आकाश में तो रही, लेकिन कुछ देर के पश्चात वो ज़मीन पर आकर के गिर गई। तो प्यारे बच्चों, अपने जीवन के अंदर यदि आपको लगता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी गलती के लिए रोकता है या टोकता है, तो आपको मायूस नहीं होना। आपने अपने आप को उस परमपिता परमात्मा का धन्यवादी होना है कि मुझे कोई रोकने टोकने वाला परिवार के अंदर या मेरे आसपास वातावरण के अंदर है। क्योंकि जिस व्यक्ति को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, निश्चित रूप से वो लावारिस की तरह जीता है, और उसके बाल मस्तिष्क के अंदर इतनी समझ नहीं होती कि वो समाज की हर छोटी बड़ी चीज़ को समझ सके। तो इसलिए आप लोगों को हताश निराश नहीं होना। अगर आपकी माताजी कोल्ड ड्रिंक की जगह आपको केसर डाल करके दूध पिलाती है, तो उसमें आपकी परवरिश को लेकर के, आपकी सेहत को लेकर के वो ध्यान रखती है। यदि आपकी माता आपके लिए मोमोज और चाउमीन की जगह आपके लिए बेस्वाद वो फल की प्लेट आपके हाथ में रखती है, तो कहीं ना कहीं उसे आपके स्वास्थ्य की चिंता है। आपके पिताजी यदि आपको खेलने के टाइम खेलने के लिए कहते हैं और पढ़ने के टाइम पढ़ने के लिए कहते हैं, वो भी आपकी दिनचर्या को देख करके आपको जीवन शैली जीने का तरीका सिखा रहे हैं। आपके टीचर्स आपकी क्लासरूम के अंदर बैठ करके जो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे किस प्रकार से अनुशासन से बैठना है, किस प्रकार से रूटीन का काम करना है, आपने अपनी कॉपी कैसे बनानी है,
आपको अपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, 10 लोगों के बीच में चुपचाप कैसे बैठना है, किसी कार्यक्रम के अंदर आप लोगों ने कैसे अनुशासन बना करके रखना है। तो ये रोक टोक नहीं है, ये आपको व्यवहारिक बातें सिखाने का तरीका है। अगर ऐसी व्यवहारिक बातें आपको आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स नहीं सिखाते तो निश्चित रूप से आप जीवन के अंदर कोई ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते। इसलिए इस वृत्तांत का सुनाने का उद्देश्य केवल बच्चों के लिए यही था और अभिभावकों के लिए भी यही था कि यदि आप लोगों के बच्चे भी थोड़े दंडी स्वभाव के हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, तो उनको इस प्रकार के वृत्तांतों के साथ जोड़ करके ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में उनको जानकारी दें कि जीवन के अंदर जो रोक टोक है वो बहुत आवश्यक है। गलत के लिए रोकना, अच्छे के लिए प्रेरित करना, अब ये तरीका हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। छोटे बच्चों की जो ये पीढ़ी है, ये छोटी छोटी बात पर बड़े जल्दी से एग्रेसिव हो जाती है। और जब से डिजिटलाइजेशन का दौर आया है, ख़ास तौर पर मोबाइल बच्चों के हाथ के अंदर आए हैं, टीवी के प्रोग्राम्स इतने आए हैं, डिजिटल गेम्स इतने आए हैं, बच्चा खेल के मैदान से भी दूर है, बच्चा किताबों से भी दूर है। और एक ऐसी एडिक्शन डिजिटलाइजेशन के कारण बच्चों को लगी है कि बच्चा बस मोबाइल के ऊपर बैठ कर के ही हर चीज़ करना चाहता है। ना उसे अपने फिजिकल की चिंता है कि वो ग्राउंड में जा कर के अपने बढ़ते हुए शरीर के लिए कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करे, योगाभ्यास करे, कोई गेम चूज़ करे। और ना उसे अपने खान पान की चिंता है कि जो उसने खाया है वो कितनी कैलोरीज में कितना पौष्टिक खाना खा रहा है और उसको कैसे डाइजेस्ट करना है। तो इस बात की भी परवाह नहीं है, जिसके कारण से बच्चों की जो मोटापा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से छोटे छोटे बच्चों के अंदर ही हृदय रोग, डायबिटिक, मोटापा, ऐसी ऐसी बीमारियां उनके शरीर के अंदर घर कर रही हैं। पढ़ने के लिए बच्चों के पास कोई अच्छी स्वाध्याय जिससे बच्चा कर सके, अच्छी पुस्तकें उनके हाथों तक नहीं पहुंच रही। और ये सब जिम्मेवारी खासतौर पर अभिभावक जनों की और टीचर समाज की है कि इन बच्चों को इस डूबते हुए कुएं से हम लोगों को बाहर लेकर के आना है। कोई उदाहरण से, कोई वृतांत से, जैसे उन बच्चों को समझ में आए, उन बच्चों को हमें प्रेरित करना होगा कि उनके लिए क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक है। क्योंकि बच्चों को वो हर आकर्षक चीज़ जो है वो अपने लिए लाभकारी लगती है, लेकिन वो आकर्षक चीज़ उसके लिए लाभकारी, हर आवश्यक चीज़ जो है उसके लिए लाभकारी नहीं होती। तो इसलिए हम सबका ये नैतिक भी, सामाजिक भी दायित्व बनता है कि हम अपनी आने वाली बच्चों की जो ये पीढ़ी है उसको संभाल करके रखें, उनको सही मार्ग पर लेकर के चलें। तो ये छोटा सा वृतांत जो लगभग 30-35 वर्ष पहले 7वीं 8वीं क्लास के दौरान जब हम लोग पढ़ते होंगे, तो एक कार्यक्रम के अंदर मुझे सुनने का अवसर मिला था। और आज जब इस परिप्रेक्ष्य में इसको आपस में देखते हैं मिला करके, तो निश्चित रूप से लगता है कि आज बच्चों की डोर को थोड़ा संभालने की ज़रूरत है ताकि वो ऊंचाइयों तक जा सके। तो आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।